तो कहानी शुरू होती है इंडिया के बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में, जहां पर आसमान से एक बॉडी आकर पानी में गिरती है। एक छोटे से बच्चे का ध्यान उस पर जाता है और तभी उस बॉडी को गांव में ले जाया जाता है। उस पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, इसीलिए उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां लगा दी जाती है और उसका इलाज चलता है। कुछ महीनों बाद उस गांव को कब्जा करने के लिए कुछ गुंडे आते हैं और पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और वह सभी बेरहमी से उन गांव वालों को जान से मार रहे थे। वह गांव वाले एक देवता को पूजा करते थे और तभी वह उनसे गुहार लगाते हैं कि किसी सूरमा को हमारी मदद के लिए भेजो। और तभी हम देखते हैं कि पट्टियों में बंधा शख्स, जो कि इस मूवी के हीरो यानी कि शाहरुख खान है, वो खड़े होते हैं और आकर एक एक की धुलाई करने लगते हैं और उस गांव के लिए भगवान का स्वरूप बनकर हर किसी की जान बचा लेते हैं। मारपीट के बाद उस शख्स को यह नहीं पता कि आखिर में हूं कौन। तब उसी गांव में से छोटा लड़का आकर कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद यह पता जरूर लगाऊंगा कि आखिर आप हो कौन। और यहां से कहानी आगे जाती है 30 साल आगे। एक मेट्रो ट्रेन में एक फैमिली बैठी थी और तभी आपस में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन टनल के अंदर रुक जाती है और यहां जो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थीं, हम व्यूअर्स के पता चलता है कि उन्होंने ही यह ट्रेन हाईजैक करी है। फिर ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कि कंट्रोल रूम में फोन लगवाकर यह कहता है कि पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक करवा ली है। अगर इस ट्रेन में मौजूद लोगों की जान बचानी है तो मेरी बातें माननी होगी। अब एक नेगोशिएट को बुलाया जाता है और उनका नाम होता है नर्मदा। हालांकि ट्रेन में पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है, जो कि इन सभी की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर टकलू महाराज के आगे टिक नहीं पाता। नर्मदा के फोन उठाने पर शाहरुख का कहना था कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। अगर मेरी बात नहीं हुई तो 5 मिनट के गाने के खत्म हो जाने के बाद में हर मिनट एक एक शख्स की जान जाएगी। और अब नहीं चाहते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आना पड़ता है, जहां पर शाहरुख का कहना था आपके एग्रीकल्चर के पूरे 5 सालों में अभी तक 10,281 किसानों ने अपनी जानें ली है। आखिर ऐसा क्यों है कि मर्सिडीज कार लेने पर सिर्फ 8% का लोन है, जबकि एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाए तो उस पर 13% का लोन है। अगर इन सभी लोगों की जान बचाना हो तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं, उस पर 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जिस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। शाहरुख कहता, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो। आखिर तुमने इतनी बार उस दोस्त की मदद भी तो करी है, तो आज उसकी बारी है तुम्हारी मदद करने की। और तभी हम काली गायकवाड़ को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था। हालांकि उस शख्स को मारा भी उसी नहीं था। अब सीन यह था कि ट्रेन के अंदर जितनी भी लोग मौजूद थीं, उसी में से आलिया नाम की एक लड़की था। यह काली की बेटी होती है, जिसके कारण काली 40,000 करोड़ इनके बताए गए अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जिस पर आलिया चीफ यानी शाहरुख को कहती है कि तुम एक चोर हो, जिस पर चीफ का कहना था कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं। और हाँ, घर जाने के बाद में अपने बाप को एक मैसेज देना और एक नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौड़। जिस पर आलिया का कहना था कि चोर वह नई चोर तुम हो। और यहां पर हमें उन हाईजैकर्स में से एक लड़की, जिसका नाम होता है कल्कि, उसकी पास दिखाई जाती है। उसके फादर एक किसान थे और आज वह एग्जाम देने के लिए निकल ही रही थी। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं और उससे 40,000 मांगते हैं। जिस पर उस किसान का कहना था कि बारिश आई नहीं, और जब आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे चुका सकूं। मगर वह रिकवरी एजेंट उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। इनफैक्ट उसकी लुंगी तक उतार देता है और वह किसान अपनी फैमिली के सामने ही नंगा हो जाता है। अपनी बेटी का कहीं एग्जाम बिगड़ ना जाए, इसलिए सबसे पहले वह किसान अपनी बेटी को स्कूल में परीक्षा देने के लिए भिजवाता है और अखबार में एक न्यूज रीड करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलता है। और इसी चक्कर में वह अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार डालता है। अगले दिन फिर से रिकवरी एजेंट उसके घर पर जाता है तो यह कल्कि की मॉम का मंगलसूत्र तक उसके गले से तोड़ देता है। इस पर कल्कि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक फावड़ा लेकर उस एजेंट की जान ले लेती है। और यही रीजन था कि अब उसने चीफ की कमांडो को ज्वाइन कर लिया था। नर्मदा,
जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो ये नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन में से सिविलियंस के अलावा वह हाईजैकर्स भी बाहर निकले। इसलिए वह अपनी पूरी टीम को तैनात कर देती है वहां पर और उनके निकलने का इंतजार करती है। मगर मनी हाइस्ट की तरह यहां पर चीफ ने ऑलरेडी सभी को खुद की तरह ममीज वाला मास्क लगाकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था और खुद भी उस ट्रेन में से बाहर निकल गया। हालांकि यहां पर एक रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर छोड़ दिया था ताकि पुलिस वालों को यह लगे कि हाईजैगर जब भी ट्रेन में है और बहुत सारी गोलीबारी होती है, मगर वह तो इनकी आंखों के सामने ही बचकर निकल जा चुका था और जो 40,000 करोड़ काली गायकवाड़ के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे, उसे 7 लाख इंडिया के किसानों में दिया जाता है जिनके ऊपर कर्जा चल रहा था। इस बात की सारी इंफॉर्मेशन नर्मदा आकर काली गायकवाड़ को देती है, जिस पर वह अपने बाकी सभी लोगों को, यानी कि जिसमें उसका भाई और उसका जीजा भी शामिल था, उससे कह रहा था कि शांति रखो, थोड़ा सा वक्त आने पर हम इसे पकड़ लेंगे। उसके बाद हम चीफ को देख पाते हैं जो कि अपने फेस से अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वह तो बहुत ही ज्यादा जवान है। जब आलिया अपने पिता के पास वापस आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई, मगर जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था और वह है विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर एकदम से काली फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बेलमवाड़ा महिला जेल का इंस्पेक्टर होता है और इनके जेल को वर्ल्ड वाइड सोशल वर्क अच्छे करने के तौर पर इनाम भी मिलता है। हमें पता चलता है कि सभी हाईजैकर एल डेडैट की इसी जेल में रहती है। उधर चीफ की एक मूवी मां भी होती है जिनका नाम होता है कावेरी अम्मा और वह उसे आजाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बार की तरह तुम उस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। और जब वह लड़की दिखाई जाती है तो वह होती है महज 6 या 7 साल की बच्ची और वह कहती है कि मैं अपना पापा ढूंढ रही हूं। लड़की से मुलाकात तुम्हारी तभी होगी जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि क्या तुम मेरे पापा बनने के लायक हो भी या नहीं। खैर, बच्ची का नाम था सूजी, जो कि क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी में फेल हो गई थी। सूजी की मॉम जो निकलती है वह होती है नर्मदा, जिसे देखकर एक बार तो खुद आजाद चौंक जाता है और थोड़ी बात करने के बाद शादी के लिए यह दोनों तैयार हो जाता है। अब हमारे चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये कह रहा था कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स, बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर्स, ढेर सारा स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल। अगर आज की तारीख में मुझे गोली भी लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, पास ही के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना। मेरे लोग मेरी जान बचा ही लेंगे। और तभी दूर से उन हाईजेसर्स में से एक आकर उसके कंधे पर शूट कर देती है। तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री जी को बचाने के लिए आती है और एक की जगह 2 एम्बुलेंस आती है। सभी को लगता है कि एम्बुलेंस के अंदर हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए और उन्हें फटाफट से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मगर पता चलता है कि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस आई थी उसके अंदर मंत्री जी को किडनैप करके कहीं और ले जाया जा चुका है और वह जगह होती है पास ही का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही व्हीलचेयर, ना ही ऑक्सीजन मास्क, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया, मैं इनकी जान नहीं बचा पाऊंगा, कम से कम मुझे 4 तो डॉक्टर लगेंगे, उसके ऊपर से बहुत सारी मेडिकल किट लगेगी और 3-4 बड़ी बड़ी मशीनें। और यह सारी चीजें रिकॉर्ड करवा के चीफ अगेन नेगोशिएटर से बातचीत करता है, जिस पर नेगोशिएटर कहना था कि आखिर मंत्री जी की जान बचानी है तो ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। लेकिन यहां पर ट्विस्ट यह था कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी वाले हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें यह सारी की सारी फैसिलिटीज चाहिए थी। यह सुनकर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ कहना कि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे एकदम से जान से मारे गए थे। बेसिकली शहर के अंदर एक जहरीली गैस फैल गई थी और इस वजह से कोई भी बच्चे सांस नहीं ले पा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हॉस्पिटल्स में खत्म हो चुके थे और ईरम नाम की एक डॉक्टर की ईरम के जोश नाम की अपने डिन को फोन लगाकर बताती है कि अगर जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर नहीं आए तो छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर जोश का कहना था कि एक फाइनल की बोतल तक भी किसी हॉस्पिटल में आती है तो उसका कमीशन भी नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा होता है।
जिस पर ईरम का कहना था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से आपकी शिकायत करूंगी, तो जोश का कहना था कि हेल्थ मिनिस्टर तक जाओगी तो उसका तो और भी बड़ा कमीशन होगा, वह तुम्हें पूरा लूट कर खा जाएगा। बेटर यही रहेगा कि इंतजार करो जब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती। हर किसी को हर किसी का कमीशन नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। और जब तक ईरम बात करके अपने हॉस्पिटल में वापस आती है, तब तक वह सारे बच्चे मारे जा चुके थे। और नेक्स्ट डे कोर्ट के अंदर ईरम पर ही केस हो जाता है कि वह अस्पताल में ड्रग्स के नशे में थी और सारे बच्चों की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं, बल्कि उसके ड्रग्स की हालत की वजह से गई थी। और जब यह सारी सच्चाई के जोश टीवी पर बताता है, तो उसे सारे रिकॉर्ड पास करने पड़ते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसके अंदर अच्छे सर्जन स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी और बड़ी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया था, वह सिर्फ 5 घंटों में हो गया। अब लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नर्मदा चाहती है इस हाईजैकर्स को पकड़ना। वह नहीं चाहती थी कि इस बार यह लोग अस्पताल से निकल जाए। वह पूरी टीम लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पर दोनों टीम के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन इस बार भी आजाद उसकी टीम को लेकर भागने में कामयाब रहते हैं। नर्मदा को आजाद तो नहीं मिली, लेकिन उसकी मास्क नर्मदा को मिल जाती है। मास्क पर कुछ बाल लगे हुए थे। बाल का डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चलता है यह आदमी कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। वह मास्क लगाकर बुढ़ा आदमी बनने का नाटक करते हैं। नर्मदा स्केचर्स को बुलाकर इसकी पेंटिंग बनाने को बोलते हैं और वही अगले दिन होती है आजाद और नर्मदा की शादी, जहां पर वह ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर को कहकर जाती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फोन कर देना। अब एक तरफ जहां पर आजाद यह सोच रहा था कि मैं आज शादी की रात को सारी सच्चाई बता दूंगा कि वह चोरियां करने के पीछे का रीजन क्या था, पूरा मास्टर प्लान किसका था और आखिर इन सब के पीछे मैं शामिल क्यों हूं, क्या रीजन है। बट मीनवाइल नर्मदा के पास में ईरानी की तरफ से भेजे गए स्केचेस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हूबहू वही शक्ल थी जो कि आजाद की थी। तो यह नर्मदा सीधा आजाद को गोली मार देती है। अब यहां पर इनकी फाइट खत्म होती, मगर उससे पहले वहां पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए गए होते हैं काली के थ्रू, और यह इनको पकड़कर ले जाते हैं। दोनों की खूब धुलाई पिटाई होती, मतलब कि शाहरुख की भी होती है और नयनतारा की भी होती है। तो जो काली का भाई होता है वह कहता है कि वाह भाई, पति जो है वह प्लानिंग बना के पैसा निकलवाने की बात करता है और पत्नी जो है पैसा निकलवा कर दे देती है और फिर इन्हें छुड़वा भी देती है। तो अब तो दोनों गया कम से। और आजाद की जो टीम थी वह सारी की सारी प्रिजनर्स थे। वह होती तो अब जेल के अंदर है और जब तक वह यहां पहुंचती तब तक उनका खात्मा हो चुका होता। अभी इन्हें बचाएगा कौन। और फिर होती है एक ग्रैंड एंट्री ऑफ अगेन शाहरुख खान इन दी ओल्ड वर्जन, जो कि होते हैं विक्रम राठौर। वहीं सीन शिफ्ट होता है बिजॉय सेतुपति पर, यानी कि काली गायकवाड़। इस वक्त वह एक आम डीलर है और एक बड़ी डील के चलते एक दूसरे आम डीलर के साथ में डील कर लेते हैं। और यह डील कोई छोटी मोटी नहीं होती है, आराम से लाखों करोड़ों की डील होती है। खैर, अब एक तरफ विक्रम राठौर काली का भाई को मार के अपने बेटे यानी कि आजाद राठौर को बचाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा अपनी पुलिस टीम में वापस आ जाती है और सभी को यह बताती है कि भैया चोरों के पीछे विक्रम राठौर और आजाद राठौर के मिलकर के हाथ है और इनकी जो 6 लड़कियों की टीम है वह जेल के अंदर ही है। मैंने उनके फेस भी देख लिए हैं और मैं जान भी गई हूं कि वह कौन कौन लड़कियां हैं, मगर विक्रम के लोकेशन निकलवाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। इसलिए ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर उसकी कॉलर पर एक माइक लगाकर उन लड़कियों के पास भिजवा देता। अब नर्मदा उन सभी के लड़के के बीच में आकर सभी के झूठ झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक चोर है, एक लुटेरा है। उसने मेरे साथ धोखा किया और अब मुझे भी जेल में डाल दिया गया है और वह तुम्हारा भी यूं ही इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें भी एक दिन यूं ही खत्म कर दिया जाएगा। जहां पर लक्ष्मी बताती है कि ऐसा नहीं है और यहां से कहानी अगेन पास्ट में चली जाती है। अब हम विक्रम राठौर की पास्ट स्टोरी देख पाते हैं। यह जो विक्रम राठौर है, यह स्पेशल ऑफिसर है, इन्हें प्यार हो जाता है दीपिका पादुकोण से, यानी कि ऐश्वर्या से। इनकी कमांडर से इनके पास खबर आती है कि पास ही के टेररिस्ट ग्रुप ने हमारे करीब 40 जवानों की ऐसी की तैसी कर दी, मतलब कि 32 तो जान से मार डाले, 2 घायल करवा दिए और 6 को अगवा करके रख लिया।
और उन टेररिस्ट ग्रुप के पास में उन 6 सुपर कमांडोज के अलावा और भी नॉर्मल सिविलियंस मौजूद हैं। अब इनके ग्रुप का नाम था अग्नि। मैं अग्नि ग्रुप को यह कमांड्स देता हूं कि जाओ और जाके उन सभी को बचा करके लेकर आओ, क्योंकि तुम ही लोग हो जो कि उनका सामना कर सकता है। अब यह लोग अपनी गन लेकर पहुंच जाते हैं सामना करने के लिए। स्टार्टिंग में तो वह गन सही काम करती है और बाद में गन चलना ही बंद हो जाती। सारे के सारे ऑफिसर्स अपनी गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पाते और खुद ब खुद घायल होते रहते हैं। मगर एट द एंड इनकी फाइटिंग स्किल अच्छी थी और इसी के चलते वहां पर धमाके करवाकर उन सभी टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और अपने बाकी सभी सोल्जर्स की जान बचाकर ले आए। इस मिशन को कंप्लीट कर लेने के बाद में जब मेडल मिलता है तो विक्रम राठौर का कहना था कि मेडल तो आज मिल गए, लेकिन ये मुझे बहुत भारी महसूस हो रहे, क्योंकि इन मेडल्स के पीछे हमारे कई सारे जवानों की जान गई है। और रीजन ये नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। रीजन यह था कि जो गन्स हमने लेटेस्ट लॉट वाली यूज करी थी, जो कि MI3 के नाम से थी, वह सारी की सारी गन्स बेकार थी और फाइट के दौरान चल ही नहीं रही थी। कमांडर जो है पूछताछ करवाते हैं कि भैया यह वाली सप्लाई किससे आई थी, तो मालूम चलता है कि काली गायकवाड़ ये लॉट सप्लाई किया था। तो अब एक मुकदमा चलता है जहां पर ये दोनों ही ग्रुप्स, मतलब कि आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ और स्पेशल ऑफिसर विक्रम राठौर आमने सामने बैठे हुए। विक्रम का कहना था तुम्हारी गन चलती नहीं है, जबकि काली का कहना था कि तुम लोगों को चलानी नहीं आती है। मैं बढ़िया वाले मेरे ऑफिसर भेजूंगा और वह तुमको चलाना सिखाएंगे। बाकी जिन लोगों की मौत हो गई उनका पैसा मैं दे दूंगा। तो ये सुनकर आता है विक्रम को गुस्सा। वह कहता है कि भाई क्या तुम्हारा कहना क्या, चलो मुझे बताओ इसका प्रोसेसर क्या होता है। मैगजीन डालते हैं, फिर सेफ्टी लॉग ओपन करते हैं, उसके बाद में एम करते हैं और फिर शूट कर देते हैं। जैसे शूट करता है तो निशाना बदलकर काली को ऊपर कर देता है। वह बेचारा डर जाता है, मगर खराब बंदूक जो थी वह यहां पर भी नहीं चलती है, जिस पर जज को यह अपना ऑर्डर देना पड़ता है कि काली गायकवाड़ के जो लेटेस्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए हुए थे वह होल्ड पर डाल दिए जाएंगे। रात को जब विक्रम राठौर अपने घर पहुंचता है तो दीपिका के साथ अपने मतलब कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड करने ही वाला होता है। तभी कुछ गुंडे आकर पहले तो उनके कुत्ते को जान से मार देते हैं और फिर उन दोनों पर ही हमला बोल देते हैं। एज यूजुअल वह होता है काली गायकवाड़, उसका कहना था कि तुम मुझ पर केस करेगा, अब मैं तेरे को ऊपर का रास्ता दिखाता हूं। अब होता यह है कि विक्रम को तो यह लोग अपने साथ ले जाते हैं और पीछे बचती है ऐश्वर्या। उसके घर पर 3 पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं और यह बताया जाता है कि तुम्हारा पति देशद्रोही है। उसके घर से यह ढेर सारा ड्रग्स, बहुत सारा पैसा और नकली गन्स बरामद हुई है। उसे तो सजा मिलेगी ही, लेकिन अगर तुम सजा बचना चाहती हो तो इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। मगर ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी और वह उन्हीं तीनों को जान से मार देती। इसी चक्कर में उसे जेल हो जाती है। जेल में ले जाने के बाद उसे फांसी की सजा दी जाने वाली होती है, मगर तभी पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे यह रियायत मिलती है कि उसका बच्चा जब तक पैदा होकर के 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दी जाए। यहां पर जेल में मुलाकात करने के लिए अगेन काली भी आता है और यहां पर एक बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन होता है। काली बताता है कि जब फांसी देते हैं ना तो ऐसे आंखें बाहर आ जाती है, जीभ लटक जाती है और चटक से फट्टेक मौत हो जाती है। जिस पर ऐश्वर्या को पूछना था कि आखिर विक्रम कहां पर है। अब हम व्यूअर्स विक्रम को भी देख पाते हैं, जहां पर काली ने ऑलरेडी विक्रम को मारपीट कर ऑलमोस्ट खत्म करने लायक छोड़ दिया होता है और एंड में सीने में 5 गोली मारकर प्लेन से फेंक देते हैं। यानी कि यह वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जब एक लाश गांव के किनारे हमको मिलती। अब यहां जेल के उन 5 सालों में क्या होता है, यानी कि वह प्रेग्नेंट से पहले डिलीवरी करके एक बच्चा पैदा करती है। उसका नाम वह आजाद रखती है। वह आजाद पूरी जेल के अंदर घूमता फिरता रहता है। जेल के लोग उसका परिवार बन जाते हैं और जैसे ही 5 साल का वह लड़का होता है तो उसकी मां उससे कहकर जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना। विक्रम राठौर तुम्हारे पिता का नाम है, उन्हें देशद्रोही करार दिया गया था और तुम्हें उनके सर पर लगाए दाग हटाना है मेरा। तुमसे आज अलविदा है और अब से मेरे बाद
तुम्हारा ध्यान कावेरी अम्मा रखेगी। और ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दी जाती है, वो भी आजाद के सामने, और ये देखकर वो बेचारा वही बेहोश हो जाते। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर अब यह सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है, और अब वही डिसाइड करती है कि वह आजाद का साथ देगी। मगर ईरानी, जो कि पुलिस टीम उसके साथ में था, वह डबल क्रॉस कर जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं तो काली गायकवाड़ के लिए काम करता हूं, और अब तुम सब मरोगे। अब यहां पर अगेन इन सब के बीच में बहुत ज्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर लास्ट मोमेंट पर यहां पर आजाद पहुंच जाता है। हालांकि वह नर्मदा को बचाने में कामयाब तो हो गया था, मगर लक्ष्मी जान से मारी जाती है। लक्ष्मी को जान से बचाने की काफी कोशिश की जाती है, मगर अब यह 6 लड़कियों की टीम सिर्फ 5 में बदल चुकी थी, जहां पर नर्मदा कहती है कि तुम्हारी 6 की टीम 6 ही रहेगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ। और अब इन सभी का अगला मिशन था, आर्म डीलिंग के बाद में जो बहुत सारा पैसा काली गायकवाड़ के पास आने वाला है, उसे कैसे भी करके रोकें, क्योंकि अगर वह पैसा इसके पास आ गया तो वह इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्शन की पावर है, यानी कि नेता बनने की पावर है, वह इस देश को ही चलाने लग जाता है। तो नेक्स्ट डे यहां पर काफी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ में जो पैसा काली गायकवाड़ का बड़े बड़े कंटेनर्स में जा रहा था, ये सभी उन कंटेनर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत ही बढ़िया फाइटिंग भी होती है, कार चेज भी है, बाइक चेज भी है, धराधर गोलियां, सब कुछ है। तो खैर, फाइट को इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। पैसों को चुरा कर ले जाने में आजाद तो कामयाब हो जाता है, मगर गलती से विक्रम राठौर लग जाता है। काली के हाथ में अब यहां पर उसकी खूब धुलाई पिटाई होती है, वही हम देखते हैं। आजाद ने अपना एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें वह यह बताता है कि बेलमवाड़ा महिला जेल हमारे कैद में हमने यहां की 6000 कैदियों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है, और हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए कोई निगोशिएटर बुलाओ। अब इस बार बुलाया जाता है संजय दत्त को, जो कि बहुत ज्यादा कड़क होता है, और वह कहता है कि भैया मैं तो इनकी बातें नहीं मानूंगा, मैं तो सीधा हमला करवाऊंगा। अब एक पुलिस फोर्स को, जिनमें करीब 100 सोल्जर्स होते हैं, उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। मगर यहां पता पड़ता है कि उन 100 सोल्जर्स के सामने 6000 गर्ल्स, मतलब औरतें खड़ी थीं, जिनके हाथों में ऑलरेडी बंदूक थी, और अब नहीं चाहते हुए भी उस निगोशिएटर यानी कि संजय दत्त को आजाद की बातें माननी पड़ती है, जिसमें आजाद का कहना था कि एक तरफ जहां काली गायकवाड़ का पैसा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन भी जा रही थी, तो मेरे पास पैसा भी पड़ा है और वोटिंग मशीन भी पड़ी। लेकिन इनको रिलीज करने से पहले मेरी यह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनसे निकली हुई हवा वायु को प्रदूषित कर रही है, और निकला हुआ पानी वाटर को पोल्यूट कर रहा है, और उसकी पूरी गैसेस पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर रही है, तो सबसे पहले उन पर बैन लगाया जाए। अब यहां पर जो कमिश्नर होते हैं, वो बहुत बड़ी मीटिंग बिठाते हैं, और उनका मानना होता है कि क्या करें भाई, लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन यह हर बार जो निगोशिएटर अपनी मांगे रखते हैं, वो खुद के फायदे के लिए रखते हैं। इस बार यह देश के फायदे की बात कर रहा है, तो चलो उन सारी की सारी कंपनीज पर बैन लगा दिया जाए, और ऐसा करके उन 253 फैक्ट्रीज पर बैन लगा दिया जाता है जो कि शहर की ऐसी की तैसी कर रहे थे। मगर जाते जाते आजाद अपना असली चेहरा सभी लोगों के सामने रिवील करता है और बताता है कि मैं विक्रम राठौर नहीं हूं, मैं आजाद राठौर हूं, और मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि इस भारत देश में रहने वाले सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यह जो उंगली है, इसका सही से इस्तेमाल करें। एक 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो केल तक को खरीदने से पहले हम 5 सवाल पूछ लेते हैं कि क्या ये बदबू तो नहीं देगी, क्या ये मच्छर मारेगी कि नहीं मारेगी, कहीं इसको कमरे में लगाने के बाद ज्यादा धुआं तो नहीं हो जाता, तो फिर 5 साल चलने वाली सरकार पर हम उंगली क्यों नहीं उठाते। इसलिए मेरा सभी से कहना यह है कि सरकार चुनने से पहले उनसे क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं तुम्हें चुनता हूं तो क्या मेरे परिवार को गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी, या फिर अस्पताल में हमें दवाइयां वगैरह प्रोवाइड होंगी। आगे आने वाले सालों में तुम देश के लिए क्या करोगे। आप लोगों से भी मेरा यह छोटा सा क्वेश्चन है कि आप कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। खैर,
एक तरफ जहां सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती है, वहीं पर अग्नि ग्रुप का एक मेंबर काली को सारी सच्चाई बता देता है कि इस वक्त आजाद कहां पर होगा, और यह सभी पहुंच जाते हैं उसी महिला थाने में। अब यहां पर सभी के बीच में अगेन बहुत ज्यादा मार कुटाई होती। काली के पास में उसका एक बॉडीगार्ड होता है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट ग्रेट काली जैसी होती है। वह उन सभी को उठा उठाकर फेंकता है, मगर एट द एंड विक्रम राठौर और आजाद राठौर ये उन सभी को बहुत मारते हैं, और एट द एंड काली को उसी तरीके से फांसी दी जाती है, यानी कि आंखें बाहर आ जाना, जीव बाहर आ जाना और झट फटाक से मौत हो जाना। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं लगी हो तो थिएटर में जाकर देखना, अच्छा मजा आएगा, पैसा वसूल हो जाएंगे। और अगर फिर भी मजा नहीं आए तो मेरे चैनल पर आरबी वीडियो है, देखना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि जवान को एक्सप्लेन करने का मतलब है एकदम कॉपीराइट स्ट्राइक को सामने से रिस्क ले लेना। तो अगर रिस्क उठाइए, थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा कर दो। बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो फिर अगली आने वाली नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं।